हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं रवि भारद्वाज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, वायरस वाले पार्ट में आगे हम पढ़ने वाले हैं कुछ मुख्य विषाणु के बारे में। कुछ मुख्य विषाणु के अंदर हम टीएमबी वायरस, बैक्टीरियोफेज, पॉक्स वायरस, इसके अलावा ब्रियन, प्रियन क्या होते हैं, विरॉइड वगैरह, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो कुछ मुख्य वायरस के अंदर सबसे पहला जो वायरस है हमारा वो है टीएमबी, जिसको कहा जाता है टोबैको मोज़ेक वायरस। दोस्तों, टोबैको मोज़ेक वायरस की स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाई दे रही है, याद रखना। इसको सेंट्रल ल्यूमेन के नाम से जाना जाता है। ये जो इसका पार्ट होता है, जिसकी मेन कैविटी होती है, उसको हम कहते हैं सेंटर ल्यूमेन। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको सेंटर ल्यूमेन के नाम से जाना जाता है। इसको सेंट्रल ल्यूमेन के नाम से जानते हैं। ये इसके अंदर जो आपको कुंडलितनुमा संरचना दिखाई दे रही है वो क्या है दोस्तों? आरएनए। याद रखना, टीएमबी वायरस के अंदर आरएनए पाया जाता है। बाहर की ओर जो आपको छोटी छोटी इकाई दे रही है, इनको कहा जाता है कैप्सिड। क्या कहा जाता है? इनको कैप्सिड कहा जाता है, पेटिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेटिका कहा जाता है। और कैप्सिड का जो निर्माण होता है वो छोटी छोटी कई सारी इकाइयों से होता है। इस कंप्लीट पार्ट को तो हम कहते हैं कैप्सिड, और ये छोटी छोटी इकाई हैं, इनको कहते हैं कैप्सोमियर्स। क्या कहा जाता है? इनको कैप्सोमियर्स कहते हैं, या इनको पेटिकांशक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेटिकांशक, जिनसे मिलकर के निर्माण होता है। ये इसके अंदर आरएनए पाया जाता है। इस प्रकार हमारा टीएमबी मोज़ेक वायरस होता है। अब इसमें हम कुछ बात करते हैं, इसकी खोजकर्ता कौन है, किसने इसको रवेदार क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया था, किसे या किसकी आकृति मानी जाती है, किसने इसके भाग होते हैं, सारी चर्चा इस पार्ट के अंदर हम करने वाले हैं। इसकी खोजकर्ता की बात करें दोस्तों, तो इसकी खोजकर्ता है इवानो बस्की। क्या नाम है? इवानो बस्की ने इसकी खोज की थी 1892 में। 1892 में इवानो बस्की के द्वारा इसको खोजा गया था। एक वैज्ञानिक है स्टेनले। स्टेनले ने इनको रवेदार अवस्था में प्राप्त किया था, क्रिस्टल फॉर्म के अंदर प्राप्त किया था। याद रखना दोस्तों, सबसे ज्यादा जो अध्ययन किया गया है वो कौन सा वायरस है? उसका नाम क्या है? टीएमबी वायरस है। मैक्सिमम अध्ययन किस वायरस पर किया गया है? टीएमबी वायरस पर किया गया है। इसकी जो संरचना होती है वो कुंडलीनुमा होती है। कैसी होती है? कुंडलीनुमा होती है। कुंडलीनुमा सममिति के रूप में पाए जाने वाला ये वायरस है। यदि हम बात करें दोस्तों, तो अनुप्रस्थ काट जब काटते हैं, इसके अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करते हैं, तो इसके दो भाग होते हैं। एक तो होता है बाह्य प्रोटीन का भाग, जो कि सुरक्षात्मक भाग कहलाता है, उसको हम कहते हैं पेटिका। क्या कहते हैं? पेटिका, या इसको कैप्सिड कहते हैं। ये इसका सुरक्षात्मक भाग कहलाता है। और इसका जो आंतरिक भाग होता है, आंतरिक संक्रमणकारी भाग होता है, उसमें न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, और न्यूक्लिक अम्ल के रूप में क्या पाया जाता है? आरएनए उपस्थित होता है। आगे हम बात करते हैं, ये जो पेटिकांशक होते हैं दोस्तों, ये पेटिकांशक की संख्या की बात करें तो इनकी संख्या लगभग 2130 होती है। कितनी होती है? 2130। याद रखना, कैप्सोमियर्स की संख्या टीएमबी के अंदर कितनी होती है? 2130 होती है। ये बात अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो आइए इसके बारे में कुछ बातें हम लिखते हैं। सबसे पहले इसके खोजकर्ता हैं इवानो बस्की। कौन है? इवानो बस्की। 1892 में इवानो बस्की ने इसकी खोज की थी। एक वैज्ञानिक है स्टेनले। क्या नाम है दोस्तों? स्टेनले। स्टेनले ने इसको क्रिस्टल फॉर्म में प्राप्त किया था, रवेदार अवस्था में प्राप्त किया था। तो स्टेनले ने इसे रवेदार अवस्था में प्राप्त किया। रवेदार अवस्था, जिसको कहते हैं क्रिस्टल फॉर्म। तो क्रिस्टल फॉर्म में प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? स्टेनले है। सर्वाधिक अध्ययन किया जाने वाला वायरस है। सर्वाधिक अध्ययन किया जाने वाला जो वायरस है उसका नाम क्या है? याद रखना, टीएमबी है। क्या नाम है? टीएमबी। ये कुंडलित सममिति के रूप में पाया जाता है, कुंडलित अवस्था में होता है। ये कुंडलित सममिति इसकी पाई जाती है। याद रखना, अनुप्रस्थ जब काटते हैं इसकी, तो इसके दो भाग निकल के आते हैं। जब इसकी अनुप्रस्थ काटते हैं तो अनुप्रस्थ काट के अंदर दो भाग निकल के आते हैं।
कौन कौन से दो भाग हैं? पहला भाग है बाह्य प्रोटीन का सुरक्षात्मक भाग, बाह्य प्रोटीन का सुरक्षात्मक भाग। बाह्य प्रोटीन का सुरक्षित भाग जो होता है उसको अपन बोलते हैं पेटिका। क्या बोलते हैं? पेटिका कहते हैं, या इसको पेटिका आवरण के नाम से जाना जाता है। बाह्य प्रोटीन का जो सुरक्षात्मक भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? पेटिका कहते हैं, आवरण कहते हैं, याद रखना। इसके अलावा इसका आंतरिक संक्रमणकारी भाग होता है। दूसरा जो भाग होता है उसका नाम क्या है? आंतरिक संक्रमणकारी भाग होता है। और आंतरिक संक्रमणकारी जो भाग होता है, याद रखना, ये कहलाता है न्यूक्लिक अम्ल। क्या कहलाता है? जो सेंट्रल ल्यूमेन वाला पार्ट है उसके अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। तो ये इसके अनुप्रस्थ काट में मेनली क्या है दोस्तों? दो पार्ट निकल करके इसमें आते हैं। यदि हम आगे बात करते हैं, इसका जो कैप्सिड भाग है, पेटिका है, उसमें पेटिकांशक की संख्या की बात करें तो लगभग 2130 होती है। कितनी होती है? इसमें पेटिकांशक की बात करें, पेटिकांशक की संख्या, तो पेटिकांशक की संख्या लगभग कितनी होती है? 2130 होती है। कितनी होती है? 2130। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो वायरस है इसमें 95% पाई जाती है प्रोटीन और 5% होता है आरएनए। ये जो प्रोटीन वाला पार्ट है वो कितना होता है दोस्तों? 95% होता है। याद रखना, इसमें 95% क्या पाया जाता है? प्रोटीन, और 5% क्या पाया जाता है? आरएनए होता है। क्या होता है? इसके अंदर आरएनए पाया जाता है। इस टीएमबी प्रोटीन का जो अणुभार है, मॉलिक्यूलर वेट है, वो लगभग 40 मिलियन होता है। कितना होता है? 40 मिलियन होता है। जो टीएमबी प्रोटीन है, टीएमबी प्रोटीन का अणुभार जो होता है वो लगभग 40 मिलियन होता है। कितना होता है? 40 मिलियन होता है। टीएमबी प्रोटीन का अणुभार 40 मिलियन होता है, याद रखना। तंबाकू की जो सूखी पत्तियां होती हैं, उन सूखी पत्तियों में यह वायरस लगभग 50 ईयर्स तक, लगभग 50 वर्षों तक, याद रखना, एक क्रियाशील अवस्था में पड़ा रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहता है। ये उबलते पानी को भी 10 मिनट तक सहन कर सकता है। कितने मिनट तक? 10 मिनट तक सहन कर सकता है। तंबाकू की सूखी पत्तियों में, तंबाकू की सूखी पत्तियों में यह लगभग 50 वर्षों तक निष्क्रिय बना रहता है। कितने वर्षों तक? लगभग 50 वर्षों तक, याद रखना, निष्क्रिय बना रहता है। ये उबलते पानी को लगभग 10 मिनट तक ये सहन कर सकते हैं। उबलते पानी को लगभग 10 मिनट तक सहन कर सकते हैं। उबलते पानी को लगभग 10 मिनट तक ये सहन कर सकते हैं। इसका ताप निष्क्रिय बिंदु की बात करें कि कितने टेम्परेचर पर ये निष्क्रिय हो जाता है, तो 93 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ये क्या हो जाता है दोस्तों? निष्क्रिय हो जाता है। तो ताप निष्क्रिय बिंदु की बात करें तो लगभग ये होता है इसका 93 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 93 डिग्री सेल्सियस। तो ताप निष्क्रिय बिंदु कितना होगा, याद रखना, 90 डिग्री सेल्सियस। उबलते पानी को लगभग 10 मिनट तक सहन कर सकता है। तंबाकू की सूखी पत्तियों में लगभग 50 वर्षों तक निष्क्रिय बना रहता है। इसके अलावा हमने बात की है, इसके अनुप्रस्थ काट के अंदर दो भाग निकल करके आते हैं। एक तो बाह्य भाग होता है जो कि प्रोटीन का बना होता है, जो कि 95% होता है। इसको अपन कहते हैं पेटिका या कैप्सिड कहते हैं। और कैप्सिड का निर्माण कैप्सोमियर्स यूनिट से मिलकर के होता है। कैप्सोमियर यूनिट्स की संख्या जो होती है वो 2130 होती है, याद रखना। और इसका जो इंटरनल इन्फेक्शियस भाग होता है, आंतरिक संक्रमणकारी भाग होता है, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। और न्यूक्लिक अम्ल के रूप में इसमें
राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए पाया जाता है, याद रखना, और आरएनए 5% होता है। टीएमबी प्रोटीन का अनुभार की बात करें तो कितना होगा दोस्तों, 40 मिलियन होगा। इसके बाद अगला जो हमारा वायरस का टाइप आता है उसका नाम है जीवाणुभोजी। क्या नाम है दोस्तों, जीवाणुभोजी। इसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये बैक्टीरियोफेज की है। इसकी खोज करता है दोस्तों टावर्ट एवं डी हेरेल। क्या नाम है, टावर्ट एवं डी हेरेल ने इसकी खोज की थी। 1915 में टावर्ट ने बताया था इसके बारे में और 1917 के अंदर डी हेरेल ने बताया था। कुल मिलाकर इसका जो खोजकर्ता माना जाता है वो किसको माना जाता है, टावर्ट एवं डी हेरेल को माना जाता है। ये जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु हैं। किसको संक्रमित करते हैं, ये जीवाणु को, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले विषाणु हैं। ये अविकल्पी परजीवी होते हैं, यानी परजीवी के अलावा इनका कोई ऑप्शन नहीं होता है। इनको ऑब्लिगेट पैरासाइट के नाम से जाना जाता है। अविकल्पी, जिसका कोई विकल्प नहीं है परजीवी के अलावा, उसको क्या कहा जाता है, अविकल्पी परजीवी के नाम से जाना जाता है। याद रखना दोस्तों, इसमें आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए पाया जाता है, जबकि टीएमबी में क्या था, आरएनए। इसमें क्या पाया जाता है, डीएनए। और डीएनए इसका जो होता है, याद रखना, वो इसके अंदर द्विसूत्री पाया जाता है, डबल हेलिक्स के रूप में पाया जाता है। कुछ अपवाद हैं, जैसे एक 5x174 बैक्टीरियोफाज होता है, एक क्यूबी जीवाणुभोजी होता है। उनके अंदर डीएनए तो होता है लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो आइए इसकी संरचना के बारे में हम बात करते हैं। इसकी संरचना में कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो सबसे इसका हेड पार्ट है वो कहलाता है दोस्तों कैप्सिड हेड। कैप्सिड का मतलब होता है बाहरी भाग प्रोटीन का बना होता है, ये हम पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से। तो बाह्य भाग जो होता है वो क्या कहलाता है, इसका कैप्सिड हेड कहलाता है। क्या कहलाता है, कैप्सिड हेड कहलाता है। इस कैप्सिड हेड के बीच में यहाँ पर द्विरज्जुकीय डीएनए पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए पाया जाता है। याद रखना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है, आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्या होता है, इसके अंदर डीएनए होता है। डीएनए इसमें डबल स्ट्रैंडेड होता है, द्विसूत्री होता है, याद रखना। फिर इसका दोस्तों एक एक कॉलर वाला भाग आता है, इसको कॉलर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कॉलर। कॉलर वाला पार्ट का मतलब गर्दन के पास वाला पार्ट इसका कॉलर कहलाता है। कॉलर के बाद जस्ट एक सीट वाला पार्ट होता है, और कॉलर और सीट इन दोनों को मिलाकर के टेल वाला पार्ट कहते हैं। इसको पूंछ के नाम से जाना जाता है। लास्ट में जाके दोस्तों इसमें बेसल एक प्लेट होती है, छोटे छोटे इसके अंदर तंतुनुमा संरचना निकलती हैं, जिनको स्पाइक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पाइक्स। ये स्पाइक्स हैं दोस्तों, ये स्पाइक्स हैं, और ये कहलाती हैं टेल फाइबर। ये 6 होती है। टेल फाइबर की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। क्या फंक्शन है, आइए इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं खोजकर्ता। खोजकर्ता की बात करें तो टावर्ट व डी हेरेल, टावर्ट व डी हेरेल ने इसकी खोज की थी। ये जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु हैं। जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु हैं, जीवाणु को इन्फेक्ट करते हैं। ये जीवाणु को संक्रमित करने वाले जो वायरस हैं उनको क्या कहा जाता है, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ये अविकल्पी परजीवी होते हैं। कैसे होते हैं, अविकल्पी परजीवी होते हैं, या इनको कहा जाता है ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट के नाम से जाना जाता है, यानी इनका परजीवी के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। इनमें न्यूक्लिक अम्ल के रूप में, न्यूक्लिक एसिड के रूप में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। द्विरज्जुकीय डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, द्विरज्जुकीय डीएनए होता है। अपवाद हम इसके लिख सकते हैं, ये एक जीवाणुभोजी होता है और एक होता है क्यूबी जीवाणुभोजी। कौन कौन सा है, क्यूबी बैक्टीरियोफेज एंड 5x174 जीवाणुभोजी। इनके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड
डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, या इनको एकल रज्जुकीय डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? एकल रज्जुकीय डीएनए के नाम से जाना जाता है। इसके संरचना के अंदर हमने कुछ पार्ट पढ़े हैं। दोस्तों, संरचना को देख करके आपको लग रहा है ये टेडपोल आकृति का होता है। कैसी आकृति का होता है? टेडपोल। टेडपोल क्या होता है? मेंढक में जब लार्वा बनता है तो मेंढक की लार्वा स्टेज को टेडपोल कहते हैं, और ये टेडपोल आकृति के होते हैं और शुक्राणु की तरह होते हैं। जैसे प्रकार शुक्राणु के स्ट्रक्चर में एक तो सिर होता है और एक पूंछ वाला पार्ट होता है, उसी प्रकार से इसमें भी एक सिर वाला पार्ट होता है और एक पूंछ होता है। याद रखना, सिर गोल होता है इसका। कैसा होता है? गोल, या फिर हम कह सकते हैं षटकोणीय होता है। कैसा होता है? षटकोणीय होता है, हेक्सागोनल होता है। देखो षटकोणीय कैसे बनता है ये? षटकोणीय एक कोण तो ये हो गया, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ये षटकोणीय होता है। याद रखना, इसको हेक्सागोनल के नाम से भी जाना जाता है। पूंछ जो होती है, पूंछ के निचले भाग पर 6 लंबी नलिकाकार प्रोटीन के रेशे होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन के रेशे होते हैं। इनको टेल फाइबर, या इनको हिंदी में कहा जाता है पुच्छ तंतु। क्या कहते हैं? इनको पुच्छ तंतु के नाम से जाना जाता है। पुच्छ तंतु की लंबाई जो होती है वो लगभग 1500 अंगस्ट्राम होती है। कितनी होती है? 1500 अंगस्ट्राम होती है। क्या काम करते हैं ये? जीवाणु भोजी को जीवाणु की सतह से चिपकाने का काम करते हैं। जीवाणु भोजी को जीवाणु की सतह से चिपकाने का काम कौन करता है? याद रखना, टेल फाइबर के माध्यम से किया जाता है। पुच्छ तंतु का कार्य है ये। तो हम लिखते हैं आगे इसके अंदर संरचना। संरचना, स्ट्रक्चर। संरचना की हम बात करें तो टेडपोल आकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? टेडपोल। टेडपोल का मतलब क्या होता है? मेंढक जब लार्वा स्टेज के अंदर होता है, जैसे हमारे अंदर शिशु अवस्था पाई जाती है, शिशु अवस्था के बाद बाल्यावस्था आती है, फिर वयस्क अवस्था आती है, उसी तरीके से मेंढक के अंदर जो स्टार्टिंग फेज होती है उसको कहा जाता है टेडपोल, या उसको अपन कहते हैं लार्वा स्टेज। फिर मेंढक टेडपोल से अडल्ट स्टेज के अंदर चेंज होता है, जिसको हम कहते हैं कायांतरण, मेटामॉर्फोजेनेसिस, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में। तो उसी तरीके की इसकी आकृति होती है, टेडपोल आकृति की होती है, या हम कह सकते हैं लाइक ए स्पर्म, शुक्राणु की तरह इसकी स्ट्रक्चर होती है। जैसा कि शुक्राणु की स्ट्रक्चर के अंदर एक हेड वाला पार्ट होता है, सिर होता है, एक टेल वाला पार्ट होता है, पूंछ होती है, उसी टाइप से बैक्टीरियोफेज के अंदर याद रखना सिर और पूंछ दो पार्ट इसके अंदर मेनली पाए जाते हैं। तो आकृति की बात करें तो इंपॉर्टेंट है याद रखना, टेडपोल आकृति का होता है, या शुक्राणु की तरह सिर व पूंछ इसके अंदर पाए जाते हैं। सिर इसका गोल होता है, या फिर कैसा होगा? षटकोणीय होगा, या तो स्फेरिकल होगा या फिर हेक्सागोनल शेप का होगा। हेक्सागोनल, हेक्सा मीन्स होता है 6, यानी उसमें 6 कोर पाई जाती हैं, इसको हेक्सागोनल के नाम से जाना जाता है। निचले भाग पर पुच्छ तंतु पाए जाते हैं। पुच्छ तंतु की सहायता से ये अन्य बैक्टीरिया की सरफेस से ये अपने आप को टच करता है और उसके साथ ही जाकर के चिपक जाता है। पुच्छ तंतु की लंबाई लगभग कितनी होती है? 1500 अंगस्ट्राम होती है। कितनी होती है? 1500 अंगस्ट्राम। तो सबसे पहले संरचना की हम बात करें तो संरचना इसकी टेडपोल आकृति की होती है। कैसी होगी? टेडपोल आकृति की इसकी स्ट्रक्चर होती है, और शुक्राणु की तरह होती है, स्पर्म की तरह होती है। शुक्राणु की तरह इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर सिर और पूंछ दो पार्ट पाए जाते हैं। हेड पार्ट होता है, एक कौन सा पार्ट होता है? पूंछ पार्ट होता है। सिर पार्ट याद रखना, सिर होगा इसका या तो गोल होगा या षटकोणीय होता है। कैसा होता है? षटकोणीय होता है, हेक्सागोनल होता है। कैसा होता है? हेक्सागोनल होता है। और पूंछ जो होती है याद रखना, ये इसका अंतिम पार्ट होती है। सिर एवं पूंछ के मध्य का भाग कॉलर कहलाता है। सिर एवं पूंछ के मध्य वाला जो भाग है उसको हम कहते हैं कॉलर। क्या कहते हैं दोस्तों? कॉलर कहते हैं, याद रखना। पूंछ के निचले भाग पर
पूंछ के निचले भाग पर कितने पुच्छ तंतु पाए जाते हैं? 6 लंबे प्रोटीन से निर्मित, किससे बने होते हैं बताओ? ये प्रोटीन से बने होते हैं। 6 लंबे प्रोटीन से निर्मित नलिकाकार रेशे होते हैं। प्रोटीन से निर्मित रेशेनुमा संरचनाएं होती हैं, इनको कहते हैं पुच्छ तंतु। क्या कहते हैं इनको बताओ? पुच्छ तंतु कहते हैं। टेल फाइबर के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इनको? टेल फाइबर के नाम से जाना जाता है, या इनको पुच्छ तंतु के नाम से जाना जाता है। पुच्छ तंतु की लंबाई 1500 अंगस्ट्राम होती है। पुच्छ तंतु की लंबाई की बात करें तो पुच्छ तंतु की लंबाई 1500 अंगस्ट्राम होगी। कितनी होगी? 1500 अंगस्ट्राम। कार्य क्या है इसका दोस्तों? कार्य की यदि हम बात करें तो कार्य होता है जीवाणु भोजी को जीवाणु की सतह से चिपकाना। जीवाणु भोजी को जीवाणु की सतह से चिपकाना, पहला कार्य। दूसरा कार्य क्या होगा? इससे कुछ एंजाइम सीक्रेट होते हैं, और वो क्या काम करते हैं? जो सेल होती है, बैक्टीरियल सेल, जीवाणु की जो भित्ति होती है, उसको तोड़ते हैं। उसके लयन क्रिया में ये सहायक होते हैं। तो दूसरा कार्य क्या है कि इससे जो स्त्रवित एंजाइम है वो जीवाणु कोशिका भित्ति के लयन में सहायक होते हैं। जीवाणु कोशिका भित्ति के लयन का मतलब लाइसिस में टूटना। लयन में क्या होते हैं? ये सहायक होते हैं। तो ये दोस्तों किसका कार्य हो गया? बैक्टीरियोफेज का हो गया। किसका हो गया? बैक्टीरियोफेज का। बैक्टीरियोफेज जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। यदि हम बात करें बैक्टीरियोफेज टाइप्स तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? ये 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? केवल नाम याद रख लेना इनके। एक तो होता है अनुग्र भोजी। क्या होता है? अनुग्र भोजी कहते हैं। एक तो अनुग्र भोजी, इंग्लिश में आपने नाम सुना होगा। इनको नॉन वायरुलेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉन वायरुलेंट। और एक कौन सा होता है? एक होता है उग्र भोजी। उग्र भोजी जिनको वायरुलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? वायरुलेंट कहते हैं। इनको असंक्रमणकारी भी कहते हैं। इनको असंक्रमणकारी भोजी के नाम से जाना जाता है, यानी ये संक्रमण नहीं फैलाते हैं, इन्फेक्शन नहीं फैलाते हैं। तो नाम से स्पष्ट है इनको असंक्रमणकारी भोजी के नाम से जाना जाता है, या इनको टेम्परेट भोजी भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इनको? टेम्परेट भोजी के नाम से जाना जाता है। तो एक तो अनुग्र भोजी होते हैं जो कि नॉन वायरुलेंट होते हैं, ये संक्रमण नहीं फैलाते हैं, इन्फेक्शन नहीं फैलाते हैं। इनको टेम्परेट भोजी भी कहा जाता है, यानी ये संक्रमण नहीं फैलाते हैं, ये संक्रमण नहीं फैलाते हैं। जबकि उग्र भोजी जो होते हैं इनको संक्रमणकारी भोजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? संक्रमणकारी भोजी के नाम से जाना जाता है। इनको संक्रमणकारी भोजी के साथ साथ लयन भोजी भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? लयन भोजी कहते हैं। क्या कहा जाता है इनको? लयन भोजी कहते हैं। याद रखना, लाइटिक फेज कहा जाता है इनको, लाइटिक फाज के नाम से भी जाना जाता है। और ये संक्रमण फैलाते हैं, ये संक्रमण के प्रति, इन्फेक्शन के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। इन्फेक्शन के प्रति क्या होंगे दोस्तों? ये उत्तरदायी होंगे, याद रखना। तो ये बैक्टीरियोफाज के 2 टाइप हो गए। अब हम बात करते हैं इनका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है, आर्थिक महत्व क्या है। किसका? जीवाणु भोजी का। जीवाणु भोजी का आर्थिक महत्व।
इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ बैक्टीरियोफेज। जीवाणुभोजी के यदि हम आर्थिक महत्व की बात करें तो कौन कौन सा इसका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है। सबसे पहला तो मैं आपको बता चुका हूं, जब हमने जीवाणुभोजी के अंदर रिप्रोडक्शन पढ़ा था, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पढ़ा था, आनुवांशिक पुनर्योजन की विधियां पढ़ी थी, तो मैंने वहां पर एक विधि बताई थी आपको, पराक्रमण, ट्रांसडक्शन। उस ट्रांसडक्शन में याद रखना जीवाणुभोजी की सहायता होती है। मैंने आपको वहां लिखवाया था कि ट्रांसडक्शन में जीवाणुभोजी का उपयोग किया जाता है, उसके माध्यम से ही आनुवांशिक पदार्थ का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो पहला पॉइंट, जीवाणुओं में आनुवांशिक पदार्थों के पराक्रमण में सहायक है ट्रांसडक्शन, पराक्रमण में सहायक है। किसमें सहायक होता है, पराक्रमण में सहायक है। दूसरा क्या है, जो प्रदूषित जल होता है, पॉल्यूटेड वाटर होता है, उसमें उपस्थित जो रोगजनक बैक्टीरिया होते हैं, उन रोगजनक बैक्टीरिया को क्या कर देता है, लैन कर देता है, उनको नष्ट कर देता है, उनको ब्रेक कर देता है, इसीलिए इसको डिटर्जेंट के नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी का पानी जो होता है दोस्तों, वो अत्यधिक शुद्ध मात्रा में होता है, अत्यधिक शुद्ध होता है। वो क्यों है, उसका कारण क्या है, तो उसका कारण है बैक्टीरियोफेज का पाया जाना। दोस्तों धार्मिक दृष्टि से हम गंगा जी को माता मानते हैं हम गंगा जी का पानी शुद्ध रहता है, कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं, लेकिन विज्ञान धर्म को नहीं मानता है। हालांकि विज्ञान कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, हर चीज अध्यात्म की विज्ञान से जुड़ी हुई है, लेकिन विज्ञान अपना कॉन्सेप्ट देता है, उसी के आधार पर उसको अप्रूव करता है। तो वैज्ञानिकों ने क्या खोजा है कि गंगा के पानी के अंदर बैक्टीरियोफेज पाया जाता है, जीवाणुभोजी पाया जाता है, जिसकी वजह से गंगा का पानी कभी खराब नहीं होता है। क्योंकि बैक्टीरियोफेज क्या होता है, एक वायरस है जो उसके अंदर बैक्टीरिया पनपते हैं, उनको खा जाता है। बैक्टीरिया तो पनपते हैं उसके अंदर, लेकिन उनको क्यों क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। इसीलिए गंगा का पानी कभी भी सड़ता नहीं है, गंगा का पानी कभी भी खराब नहीं होता है। तो ये क्या काम करते हैं। दूसरा, प्रदूषित जल में उपस्थित रोगजनकों का लयन कर देते हैं, लाइसिस कर देते हैं, याद रखना, यानी गंगा के पानी को शुद्ध मात्रा में बनाए रखते हैं। इसलिए इनको डिटर्जेंट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, डिटर्जेंट कहते हैं। गंगा के पानी को शुद्धता प्रदान करता है, ये गंगा जल को शुद्धता प्रदान करता है। तो कोई पूछे आपसे कि गंगा का पानी खराब क्यों नहीं होता है, तो आप बता सकते हो कि इसके अंदर क्या पाया जाता है, बैक्टीरियोफेज पाया जाता है। आगे हम बात करते हैं और कहां इसका उपयोग होता है। तो याद रखना दोस्तों, स्पेस माइक्रोबायोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है, स्पेस माइक्रोबायोलॉजी में। स्पेस माइक्रोबायोलॉजी में किस रूप में किया जाता है, विकिरण संसूचक के रूप में, रेडिएशन डिटेक्टर के रूप में किया जाता है। तो विकिरण संसूचक के रूप में, रेडिएशन डिटेक्टर के रूप में, विकिरण संसूचक के रूप में या रेडिएशन डिटेक्टर के रूप में इसका यूज किया जाता है। और चौथा है, याद रखना, एंटीबायोटिक्स के उत्पादन में रुकावट पैदा करता है। ये एंटीबायोटिक्स के उत्पादन में रुकावट पैदा करना, ये सब क्या है, इसके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के अंदर आते हैं। किस में आते हैं, ये इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के अंदर आते हैं, याद रखना। आगे हम बात करते हैं, अगला जो हमारा पार्ट आता है उसका नाम है साइनोफेज जीवाणु। ये साइनोफेज वायरस कह सकते हैं हम। साइनोफेज वायरस, पहला हमने टीएमबी पढ़ा था, टीएमबी के बाद हमने बैक्टीरियोफेज पढ़ा है, फिर हम कौन सा पढ़ रहे हैं, साइनोफेज वायरस। साइनोफेज वायरस क्या होता है, ऐसे वायरस जो नील हरित शैवाल को संक्रमित करते हैं, साइनोबैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, साइनोफेज वायरस कहते हैं।
तो नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, इनको साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इनको? साइनोबैक्टीरिया, या इनको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। क्या कहा जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता है। और इनको जो संक्रमित करने वाले वायरस हैं, इनको संक्रमित करने वाले वायरस हैं, उनको क्या कहा जाता है? याद रखना, साइनोफेज वायरस के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए उपस्थित होता है। इसकी संरचना जीवाणुभोजी के समान होती है। संरचना जो होती है, याद रखना, वो कैसी होती है? जीवाणुभोजी के समान होती है। इसीलिए मैं आपको दोबारा से नहीं बता रहा हूं, केवल आपको जीवाणुभोजी के समान याद रखना है। इसका एक एग्जाम्पल है LLP फर्स्ट। याद रखना, ये क्या होता है? साइनोफेज वायरस होता है। क्या होता है दोस्तों? ये साइनोफेज वायरस के नाम से जाना जाता है। ये LLP क्या होता है? 3 जेनेरा ऑफ साइनोबैक्टीरिया। ये LLP का मतलब है 3, वैसे पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए याद रखना, 3 जेनेरा ऑफ बैक्टीरिया। 3 जेनेरा होते हैं इसके अंदर। कौन कौन सा होता है? एक एल का मतलब होता है, याद रखना, LYNGYA, लिंगिया, लिंग बी आता है लिंगविया। क्या बोलते हैं इसको? लिंगविया बोलते हैं। एक दूसरा आता है, याद रखना, प्लैक्टोनिमा। कौन सा आता है? प्लैक्टोनिमा, प्लैक्टोनिमा। एक ये इसके अंदर होता है, याद रखना, जिसको बोलते हैं प्लैक्टोनिमा। और एक जेनेरा और होता है इसका, जिसको बोलते हैं फॉर्मिडियम, फॉर्मिडियम। ये 3 जेनेरा होते हैं, याद रखना, फॉर्मिडियम, प्लैक्टोनेमा और एक होता है लिंगविया। LLP के नाम से इसको जाना जाता है। 3 जेनेरा ऑफ बैक्टीरिया के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसको अपन कहते हैं साइनोफेज वायरस। क्या कहते हैं दोस्तों? साइनोफेज वायरस। अगला आता है कवक भोजी विषाणु। तो तीसरे नंबर पर हो गया। चौथा नंबर आता है कवक भोजी विषाणु। कवक भोजी विषाणु, जिनको माइकोफेज वायरस कहते हैं। माइकोफेज वायरस कहते हैं। क्या होते हैं ये माइकोफेज? माइको यानी कवक, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। कवकों को संक्रमित करने वाले वायरस क्या कहलाते हैं? माइकोफेज कहलाते हैं। कवकों को संक्रमित करने वाले वायरस क्या कहलाते हैं? कवक भोजी विषाणु कहलाते हैं। याद रखना, इनमें डबल स्टैंडर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, किसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ क्या पाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, सभी में याद रखना है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? उपस्थित होता है। उनको कहा जाता है कवक भोजी विषाणु। अगला एक छोटा सा पॉइंट आता है बायरॉइड्स। बायरॉइड्स, इसको बिरॉइड्स भी कह सकते हैं अपन, ठीक है। ये मुक्त संक्रामक आरएनए कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? याद रखना, मुक्त संक्रामक आरएनए के नाम से जाना जाता है, विरॉइड्स बोलते हैं। होता क्या है कि विषाणुओं के अंदर एक नए सूक्ष्म संक्रमणकारी एक कारक की खोज हुई थी दोस्तों। उसको क्या नाम दिया गया है? बिरॉइड नाम दिया गया है। यानी वायरस के अंदर एक छोटा संक्रमणकारी कारक की खोज हुई, जिसको क्या नाम दिया है? बिरॉइड नाम दिया है। तो बिरॉइड क्या होता है? बायरॉइड क्या होता है? विषाणु के अंदर या विषाणु में उपस्थित सूक्ष्म संक्रमणकारी कारक क्या कहते हैं? इसको याद रखना, बिरॉइड्स कहते हैं। और प्रोटीन खोल नहीं होता इसके अंदर, याद रखना, प्रोटीन खोल रहित होता है। कैसा होता है? प्रोटीन खोल नहीं पाया जाता है। तो प्रश्न आता है कि इनमें से वायरस के किस रूप के अंदर प्रोटीन खोल अनुपस्थित होता है? तो बिरॉइड्स के अंदर याद रखना, प्रोटीन खोल नहीं पाया जाता है। ये निम्न अनुभार वाला होता है। ये इसका मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा कम होता है, निम्न अनुभार वाले होते हैं। और इसके अंदर यदि हम बात करें तो न्यूक्लिक अम्ल जो पाया जाता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए पाया जाता है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए न्यूक्लिक अम्ल होता है।
सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए न्यूक्लिक अम्ल, निम्न अनुभार वाले सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित होता है, याद रखना। इसके कारण इंपोर्टेंट है, एक रोग पैदा हो जाता है दोस्तों, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। क्या नाम है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज जो होती है, इसका कारण क्या है, बायरॉइड्स है। तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज किसकी वजह से होता है, बायरॉइड्स की वजह से होता है। और एक छोटा सा एक पार्ट और बचा है हमारा अगला, जिसको अपन कहते हैं प्रियॉन। क्या कहते हैं, प्रियॉन कहा जाता है। तो लास्ट इसमें लिखेंगे अपन प्रियॉन। प्रियॉन क्या बोलते हैं इसको, प्रियॉन बोलते हैं, PRION, प्रियॉन। प्रियॉन जो होता है इसको स्लो वायरस के नाम से जाना जाता है। प्रियॉन को किस नाम से जाना जाता है, इसको स्लो वायरस कहते हैं, याद रखना। स्मॉलेस्ट प्रोटीनियस इन्फेक्शियस एजेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। सबसे छोटा प्रोटीनकारी संक्रमणकारी एजेंट बोलते हैं, स्मॉलेस्ट प्रोटीनियस इन्फेक्शियस एजेंट के नाम से इसको जाना जाता है। स्मॉलेस्ट प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इस चीज को बोलते हैं प्रोटीनियस इन्फेक्शियस एजेंट के नाम से इसको जाना जाता है, स्लो वायरस के नाम से जाना जाता है। इसका जो विस्तृत अध्ययन किया है, डिटेल स्टडी करने वाले जो साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है बी प्रूसिनर। इनका अध्ययन किसने किया है, बी प्रूसिनर ने किया है, याद रखना। और मनुष्य के अंदर ये रोग पैदा करते हैं, एक रोग पैदा करते हैं, याद रखना। उस रोग का नाम क्या है, उस रोग का नाम है क्रेयूट जफेल्ट जैकब रोग। क्रेयूट जफेल्ट जैकब रोग पैदा करते हैं। तो प्रश्न आ जाए, क्रेयूट जफेल्ट जैकब रोग का कारण क्या है, प्रियॉन है, ब्रियॉन है, या जीवाणुभोजी है, वायरस है। तो याद रखना, होता तो वायरस है, ये एक्चुअली सभी ऑप्शन वायरस के हैं, लेकिन इनमें भी कौन सा है, तो आंसर होगा प्रियॉन। इसके अलावा एक कुरु रोग होता है, जिसको लाफिंग डेथ कहते हैं, याद रखना। कुरु रोग के नाम से भी जाना जाता है, कुरु रोग, लाफिंग डेथ कहते हैं इसको। लाफिंग डेथ कहते हैं इसको, कुरु रोग कहा जाता है। और एक भेड़ों के अंदर रोग होता है स्क्रैपल डिजीज। भेड़ों में कई बार बीमारी फैलती है, बहुत सारी भेड़ों की मृत्यु हो जाती है। तो एक प्रमुख रोग है भेड़ों का, जैसे मुर्गियों में एक रानीखेत रोग होता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम मुर्गियां मर जाती हैं जब वो फैलता है। इसी तरीके से भेड़ों में एक बीमारी फैलती है स्क्रैपल डिजीज, जो कि किसकी वजह से होती है, प्रियॉन की वजह से होती है। और एक होता है इसके अंदर मैड काउ डिजीज, मैड काउ रोग। तो इन सब का कारण याद रखना क्या है, प्रियॉन है। क्या है दोस्तों, प्रियॉन है। तो कुरु रोग, लाफिंग डेथ, क्रेयूट जफेल्ट जैकब रोग, भेड़ों में स्क्रैपल रोग और मैड काउ डिजीज, ये सब किसकी वजह से होते हैं, प्रियॉन की वजह से होते हैं। तो ये था दोस्तों वायरस का, जो वायरस के टाइप्स हैं, कुछ विभिन्न इंपोर्टेंट वायरस के बारे में मैंने आपको बताया है, जिसमें टीएमबी वायरस, बैक्टीरियोफेज, प्रियॉन, ब्रियोड, इसके अलावा हमने साइनोफेज एंड माइकोफेज, इन सभी के बारे में हमने लगभग 6 प्रकार के वायरस के बारे में हमने डिटेल स्टडी की है। तो इनके बारे में अपन को इंपॉर्टेंट चीजें ये याद रखनी है। ये ग्रेजुएट लेवल पर आता है, याद रखना। ये सारी चीजें आपको 10+2 एनसीईआरटी में तो नहीं मिलती हैं। प्रियॉन, ब्रियॉन के बारे में तो लिखा मिल जाता है, लेकिन टीएमबी की स्ट्रक्चर, बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर, साइनोफेज एंड माइकोफेज, ये हमें बीएससी लेवल पर इतना अपन को थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। तो ये सारी चीजें अपन ने इसमें आज कंप्लीट की हैं। बाकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू सो मच।